Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st of February 2021. 21 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. संडे का दिन है, काफ़ी प्यारा न्यूज़पेपर आता है, तो सारी न्यूज़ आइटम्स हम देखेंगे कि करके. स्टार्ट करने से पहले जिनको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन वीक रह गया है, तो उनके लिए बता दूं कि हमने जो प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज चालू की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना. एंड दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि CSAT का कोर्स भी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको देखना है वीडियोस तो. सो दैट दीज आर द इन्फॉर्मेशन. वीडियो की लिंक, ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको मिल जाएगी. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल है, Which of the following ministry has launched the Nurturing Neighborhood Challenge? Nurturing Neighborhood Challenge इनमें से किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज which of the following ministry has brought out the Indian Sign Language Dictionary? Indian Sign Language Dictionary में से कौन निकाला है? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 है, रिगार्डिंग भुवन पोर्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज नेशनल जियो पोर्टल डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट विल बी यूज्ड टू फाइंड एक्सेस जियोस्पैशियल इंफॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड जियोग्राफिकल सर्विसेज विद द इंटरनेट, ठीक है ना, वाया इंटरनेट. कौन सा इनकरेक्ट है? 1 only, 2 only, बोथ या नन? सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आंसर्स अभी जस्ट थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. प्लीज डू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ लेट्स सी द मैप फर्स्ट. आज का जो मैप हमने लिया वो लिया है इथियोपिया का मैप. रीजन फॉर टेकिंग द मैप ऑफ इथियोपिया इज दैट कि इथियोपिया अभी इंडिया के साथ डील कर रहा है कुछ चीजों पे, सो फॉर दैट रीजन आई हैव चूजन द मैप. सबसे पहले बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं. सबसे ऊपर आपको एरिथ्रिया दिख रहा होगा, दिस इज एरिथ्रिया, है ना. इट टचेस द इथियोपिया फ्रॉम द नदर्न पोर्शन. दूसरा आपको जिबूती दिख रहा होगा, जिबूती इज टचिंग इट ऑन द जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां पे. देन सोमालिया इज अगेन टचिंग इट, सोमालिया आपको टच करता है, देखो यहाँ पे. देन केन्या नीचे बॉर्डर में केन्या टच कर रहा है, एंड इधर साइड आपका साउथ सूडान टच कर रहा है, और ऊपर साइड आपका सूडान टच कर रहा है. तो ये कंट्रीज हैं जो टच करती हैं सूडान, साउथ सूडान, एरिथ्रिया, जिबूती, सोमालिया एंड केन्या. दीज आर द कंट्रीज विच टचेस योर इथियोपिया रीजन. और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको, इसके हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक कंट्रीज आती हैं, 4 कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत. वो है सोमालिया, इथियोपिया, एरिथ्रिया एंड जिबूती. दीज आर द 4 कंट्रीज विच आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका. सोमालिया, इथियोपिया, एरिथ्रिया एंड जिबूती, दीज आर द 4 कंट्रीज विच आर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ दैट, है ना. और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की वाटर बॉडी अगर आप देखो तो यहाँ इथियोपिया से डायरेक्टली अटैच तो कोई वाटर बॉडी नहीं है. इथियोपिया से डायरेक्टली अटैच बाहर की तरफ कोई वाटर बॉडी नहीं है, मतलब रेड सी टाइप की. एरिथ्रिया, जिबूती, सोमालिया से ज़रूर यहाँ पे रेड सी और इधर साइड आपका ओशन टच करता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा. बट कंट्रीज़ मेजरली आपको याद रखना है. ये हमने पॉलिटिकल मैप देख लिया बेसिकली बॉर्डरिंग कंट्रीज़ का, और मैं आपको इथियोपिया का कल आपको फिजिकल मैप और 1-2 और कंट्रीज़ के साथ बता दूंगा, ठीक है ना. आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में. आंसर्स मैं आपको बता देता हूं. पहला सवाल पूछा था नेबरहुड चैलेंज, इसका आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. दूसरा सवाल मैंने पूछा था इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी किसने लॉन्च किया, तो यार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तीसरा सवाल जो है इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो ए विल बी द इनकरेक्ट वन, क्योंकि इसरो ने इसको बनाया है इसको, ठीक है ना. तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस एंड 3 आंसर्स फॉर यू. मैप हमने देख लिया है. अब आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ. न्यूज़ एनालिसिस में सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ईज पाथ फॉर बिजनेसेस. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो रिक्वेस्ट किया स्टेट से वो ये किया है दैट यू हैव टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन. जो कंप्लायंस बर्डन स्टेट्स रख रहे हैं, यानी कि जो अलग अलग तरीके से काम एक तरीके से कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि काम रुक जाता है अगर आप इस तरीके से कंप्लायंस बर्डन डालोगे और प्राइवेट कंपनीज को बोलोगे कि आप ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये वेरिफिकेशन कराओ, वो वेरिफिकेशन कराओ. तो इससे होगा क्या कि इससे आपके यहाँ जो बिजनेसेस हैं उनको आने में तकलीफ होगी, और इस कारण से क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है वो नहीं हो पाएगा. सो इसके लिए उन्होंने वे फॉरवर्ड बोला है. यहाँ 6 की इश्यूज हैं एजेंडा में, उनके बारे में आपको बता दूं, लिख लो इसको.
6 की इश्यूज कौन कौन से? पहला है मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस इंडिया को बनाना है। दूसरा है री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर। तीसरा है इम्प्रूविंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन चौथा है एक्सेलरेटिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन आपका नेक्स्ट है इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट लेवल। एंड देन आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। दीज आर द इंपॉर्टेंट 6 एजेंडाज, 6 की इश्यूज फॉर द एजेंडा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको जाननी जरूरी। 6 ये पॉइंट्स आप इसलिए भी लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी का आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछता है क्या क्या इश्यूज हैं क्या नहीं है, तो आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो मीटिंग चल रही थी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, ठीक है ना। तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग चल रही थी और इसीलिए इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस भी देना है आपको, ठीक है ना। नीति आयोग की गवर्नेंस मीटिंग है तो आपको इंपॉर्टेंस भी देना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग। एंड इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको नीति आयोग के बारे में करता हूँ। तो नीति आयोग आपका नीति आयोग में जो चेयरपर्सन होता है, नीति आयोग में जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरपर्सन होता है वो इसका प्राइम मिनिस्टर होता है एंड वाइस चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ओनली, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और गवर्निंग काउंसिल जिसकी बात हम चल रही है नीति आयोग में, गवर्निंग काउंसिल जो है उसमें चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। गवर्निंग काउंसिल जो है उसमें चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो गवर्निंग जो काउंसिल होती है उसमें चीफ मिनिस्टर सीएम सारे रहते हैं और आपके एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहते हैं स्टेट्स के वो रहते हैं। इसके अलावा अगर आप पूछो गवर्निंग काउंसिल के अलावा भी कोई काउंसिल होती है क्या, तो एक रीजनल काउंसिल भी होती है। ये भी बता दूं रीजनल काउंसिल होती है जो कि बेसिकली रीजनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए होते हैं। अब ये इसमें भी चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल और ये भी चेयर होती है बाय द प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं रीजनल काउंसिल को भी। और इसके अलावा एडहॉक मेंबरशिप भी होती है, एडहॉक मेंबरशिप। देखो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन हो गया, वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हो गया। देन हमने बात की गवर्निंग काउंसिल की, देन हमने बात की रीजनल काउंसिल की, देन हम बात करें एडहॉक मेंबरशिप की, मतलब कि 2 मेंबर्स इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आते हैं 2 एडहॉक मेंबरशिप भी आते हैं। फिर एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप भी आती है, जैसे 4 मेंबर्स जो रहते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है 4 लोगों को, दे आर द एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप, ठीक है ना। देन इसका सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। याद रखेगा सीईओ इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कई बार कंफ्यूज कर देगा, आपको बोल देगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है नीति आयोग का सीईओ, नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है। देन लास्ट जो मेंबरशिप का पार्ट है वो है स्पेशल इन्वाइटी, यानी कि एक्सपर्ट हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, उनको अलग अलग नॉलेज डोमेन के लोगों को बुला लिया, तो ये सारी आपका क्या होगा, ये स्पेशल इन्वाइटीज। तो क्या क्या हो गया हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर हो गया चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, एडहॉक आपके मैंने आपको बता दिया कि 2 मेंबर्स को एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में लगाया जाता है। देन एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप मैंने आपको बता दी 4 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देन सीईओ मैंने आपको बता दिया अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड लास्ट स्पेशल इन्वाइटीज। तो ये पूरा मेंबरशिप का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है नीति आयोग का। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग, है ना। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट सेम। आगे मूव करते हैं, विमेन पायलट इज कश्मीर रोल मॉडल। जम्मू कश्मीर से एक विमेन पायलट है जो कि रोल मॉडल का काम कर रही है। द नेम इज आयशा अजीज, याद रखिएगा, द नेम इज आयशा अजीज। मिस आयशा अजीज बिकेम द नेशंस यंगेस्ट पायलट व्हेन शी एक्वायर्ड हर स्टूडेंट फ्लाइंग लाइसेंस एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में इनको यंगेस्ट पायलट बन गई थी जब इन्होंने अपना स्टूडेंट फ्लाइंग लाइसेंस ले लिया था। Now she is 25 years of age and she flies the Go airplanes. As per the news, she flies the Go airplanes and she has became a role model for कश्मीर। कश्मीर का भी शेर है, कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ है जिसमें कि उन्होंने वो गई भी थी, शिरकत भी की थी उन्होंने, और काफ़ी लोगों ने, कई लड़कियों के लिए रोल मॉडल का काम करें। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पीपल शुड बिल्कुल ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाना भी चाहिए, दे आर गुड डूइंग अ ग्रेट जॉब, है ना। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही है। यहाँ ईज फॉर पैसेज फॉर बिजनेसेस, ये तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है ना। और आगे मूव करते हैं, देखते क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स टू बी मैंडेटरी फॉर कर्नाटका, यहाँ हमने देख लिया। केरला फ्रीडम फाइटर पेंस मेमोयर एट 100। अब केरला के फ्रीडम फाइटर हैं गंगाधर पन्नीकर, याद रखिएगा गंगाधर पानीकर। ही इज अ फ्रीडम फाइटर कम टीचर फ्रॉम पुन्नामुडू नियर मावेलीकारा, पुन्नामुडू मावेलीकारा, एंड एट 100 years of age he has written ऋतु भेदंगलील, याद रखिएगा ऋतु भेदंगलील, याद रखिएगा। हिज डेब्यू बुक हैज बीन रिलीज्ड एट द एज ऑफ 100, गंगाधर पाणिक्कर, एंड किताब का नाम है ऋतुभेद अंगलील, याद रखिएगा ऋतुभेद अंगलील, ठीक है ना। तो स्पेलिंग के लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली वही बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ही हैज रिटन द बुक गंगाधर पाणिक्कर ऋतुभेद अंगलील, याद रखिएगा, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, याद रखिएगा आप लोग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। और कुछ ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है ना। चलो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, ठीक है। यू कैन मूव विद मी। प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस, वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस, एंड ही वाज टॉकिंग इन अ कॉन्क्लेव, एंड वहां पे उन्होंने प्रमोट इंडियन लैंग्वेज के बारे में बोला। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद रखने। आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। मतलब कि ये ड्यूटी रहेगी यूनियन की टू प्रमोट हिंदी एज द लैंग्वेज, ठीक है ना। हिंदी को एज अ लैंग्वेज प्रमोट करने की ड्यूटी जो है वो यूनियन को दी गई है आर्टिकल 351 के अंतर्गत, ठीक है। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 350A भी है। आर्टिकल 350A क्या बोलता है, इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ एवरी लोकल अथॉरिटी within the state to provide adequate facilities for infrastructure in the instruction in the mother tongue। मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने की बात जो आर्टिकल 350A बोलता है, और हिंदी को प्रमोट करने का आर्टिकल 351 बोलता है। इसके अलावा और कौन से आर्टिकल लैंग्वेज रिलेटेड हैं आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्वेश्चन फॉर यू इज दैट, और कौन से लैंग्वेज रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो कि आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो दैट विल बी एक्सरसाइज फॉर यू। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ सीज डिक्रीजिंग ट्रेंड इन रेनफॉल, यहाँ पे बात चल रही है मौसिन राम असम की। मौसिन राम बेसिकली बात क्यों चल रही है, क्योंकि वेटेस्ट प्लेस है, और अभी जो अगर हमने देखा जो रिसेंट ईयर्स में ट्रेंड है इसके रेनफॉल का वो डिक्रीज होता जा रहा है। सो एज पर द ट्रेंड्स द रेनफॉल इज डिक्रीजिंग देयर, और इसके लिए जो ऑथर ने रीजन दिया है वो दिया है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण ये रीजन है, जो अगर आप ये देखेंगे कि क्रॉपलैंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, फॉरेस्ट लैंड डिक्रीज होते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कई एरियाज में देखने को मिला है। तो यहाँ पे इसी कारण से जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते हैं। तो ऑथर ने इसमें इस आर्टिकल में ये भी बताने की कोशिश की कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से आपकी जो रेनफॉल का कैरेक्टर है, यानी रेनफॉल के जो कहना चाहिए ट्रेंड्स है वो भी चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। द एनालिसिस शोड रिडक्शन इन वेजिटेशन विद 104.5 स्क्वायर किलोमीटर लॉस्ट पर ईयर। याद रखिएगा वेजिटेशन में हमने देखा कि 104.5 स्क्वायर किलोमीटर पर प्रति वर्ष लॉस हो रहा था। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रॉपलैंड, मतलब कि आपका वेजिटेशन जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिक्रीज हो रहा है और क्रॉपलैंड वाला रीजन इंक्रीज हो रहा है। तो इससे इसके बाद तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि बारिश थोड़ा कम होगी, ठीक है ना। अगली न्यूज देखते हैं, परसीवरेंस टू सर्च फॉर साइंस ऑफ लाइफ। अब परसीवरेंस आपको पता है नासा का मिशन है, ठीक है ना, और इसका एक रोवर भी है जो कि मतलब वहाँ हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा पहली बार। उस हेलीकॉप्टर का नाम थोड़ा आपको बता दो, इंजेन्यूटी, याद रखिएगा इंजेन्यूटी, ठीक है ना। दिस इज द नेम, इंजेन्यूटी नाम याद रखेगा। एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि किसी दूसरी कंट्री में एक पावर्ड हेलीकॉप्टर जो है उसकी फ्लाइट कराएगा। नासा विल बी द रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर दैट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड परसीवरेंस का मेन काम क्या है, बेसिकली मेन काम है उसका लाइफ को पता करना, मतलब कि माइक्रोबियल लाइफ कोई थी, एल्गल लाइफ कोई थी क्या नहीं थी, ठीक है ना। वो जो डेल्टा वाली बात मैंने आपको कल भी बताई थी, वहाँ पे जरगोजी एक इम्पॉर्टेंट है, जजेरो क्रेटर है। जजेरो इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे, ये देखो लिखा ना जजेरो क्रेटर या जजेरो। वहाँ पे कल भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक तरीके से कहना चाहिए कि वो
डेल्टा बनता है, ज़ेरो डेल्टा है वहाँ पे, और वहाँ से ही बेसिकली माइक्रोबियल लाइफ के बारे में मार्शियन सरफेस के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करेगा, परसीवियंस, ठीक है ना, परसीवरेंस, माइक्रोबियल लाइफ ऑन मार्स, साइंस ऑफ एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ ऑन मार्स, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स दैट। अगर आपको एक बार ये मिल जाता है तो कई चीज़ें आप वहाँ पे डेसिफर कर सकते हो। आगे मूव करते हैं, एस्टिमेट ऑफ वॉश अक्रॉस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडिया। वॉश इनिशिएटिव क्या है देखो, तो वॉश का फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वॉश का फुल फॉर्म क्या है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब देखो वॉश के अंतर्गत क्या हो रहा है कि आप सबको पता है कि हाइजीन और सैनिटेशन ना होने की वजह से काफ़ी जानें इंडिया में जाती हैं। अगर हम सर्वे की बात माने तो लगभग 8,27,000 8,27,000 पीपल आर दोज पीपल फ्रॉम द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हु डाई एज अ रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन ईच ईयर, ठीक है ना। तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन हर साल लगभग 8,27,000 लोग उनकी जान जाती है, ठीक है। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वॉश का फुल फॉर्म क्या है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है। दिस इज अ थिंग एंड इट्स अ यूनिवर्सल अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एक्सेस टू ऑल दीज फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कहा जाता है इनको। और सस्टेनेबल SDG 6 जो है, याद रखिएगा SDG 6 जो है और टारगेट 6.1 6.2 जो है, दे आर बेसिकली फॉर इक्विटेबल एक्सेसिबल वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, एक्सेस टू वॉश फॉर ऑल, ठीक है ना। तो वॉश की जो पहुंच है उनको हर जगह तक पहुंचाना है। दिस इज योर SDG 6 and target number 6.1 and target number 6.2। इसके बाद यहाँ पर क्या है कुछ और देख लेते हैं। WHO डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया। ऑन अ पॉजिटिव नोट, अ 2012 WHO रिपोर्ट हैज कैलकुलेटेड दैट फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन सैनिटेशन। अब एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में ये भी मिला है WHO की रिपोर्ट में, अगर हम $1 इन्वेस्ट करते हैं सैनिटेशन में तो देयर इज अ $5.5 टू बी गेन्ड इन लोअर हेल्थ कॉस्ट। हेल्थ कॉस्ट में आपका $5.5 घट जाता है। सो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एंड प्री मैच्योर डेथ जो है वो कम हो जाती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन, हेल्थ हाइजीन, और इनको मेंटेन करने की जरूरत है। द रोड मैप फॉर रिड्यूसिंग पब्लिक सेक्टर, नाउ FAQ पेज 11 पे हम आ गए हैं। रोड मैप फॉर रिड्यूसिंग पब्लिक सेक्टर, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो पब्लिक सेक्टर को केवल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रखेंगे। और शुरुआत में तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर 4 बोले थे उन्होंने कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो रहेंगी वो 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में रहेगी, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि बेयर मिनिमम, नाउ दे हैव केम विद द टर्म बेयर मिनिमम। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है कि पहले वो 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, देखो यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, एंड लास्टली बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, देन पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, देन लास्ट है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये 4 सेक्टर थे जिनको उन्होंने बोला था, बट नाउ दे हैव सेड दैट कि बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखेंगे। व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल कीप द बेयर मिनिमम प्रेजेंस। इसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि किसको प्राइवेटाइज करना है, किसको रखना है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो जितने स्ट्रेटेजिक के अंतर्गत आ जाएंगे, जितने स्ट्रेटेजिक के डेफिनेशन में आ जाएंगे उनको तो हम रख लेंगे, अदरवाइज रेस्ट विल बी प्राइवेटाइज्ड, मर्ज्ड, सब्सिडाइज्ड और क्लोज्ड एट ऑल। तो कुल मिलाकर उनको या तो प्राइवेटाइज किया जाएगा, या मर्ज किया जाएगा, या सब्सिडाइज किया जाएगा, या आप उसको पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट का जो रोल है, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है, वो इन चीज़ों में, बिजनेस एक्टिविटीज़ में कम से कम रहे। जैसे गवर्नमेंट, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला टर्म आया था तो उन्होंने कहा था देयर इज नो बिजनेस फॉर गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। उन्होंने क्या कहा था, देयर इज नो बिजनेस फॉर गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। तो ये उन्होंने कहा था, और अब जाकर के दूसरे टर्म में वो अपने ये चीज़ को पूरी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहली बात कि अभी तक रिसेंटली जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी कि पब्लिक सेक्टर है, बहुत कमांडिंग हाइट्स बोलते हैं इसको, कमांडिंग हाइट्स इन इकोनॉमी ये ले चुका है, ठीक है ना। तो अब इसको कम करने की ज़रूरत है एंड प्राइवेट सेक्टर को वापस लाने की ज़रूरत है, ताकि गवर्नमेंट अपने दूसरे जो इंपॉर्टेंट काम है वो कर सके, है ना। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वाले अपना काम करते रहेंगे। जैसे कि
पहले भी उन्होंने ट्राई किया था, पहले जब सेशन था उनका तो उन्होंने 76% एयर इंडिया को सेल करने की कोशिश की थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में वो 100% एयर इंडिया को स्टेक में लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है, उसको भी आप इस तरीके से कर रहे हो। देन द पॉलिसी ब्रिंग्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरेंस एंटिटीज इनटू द डिसइन्वेस्टमेंट एम्बिट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस एंटिटीज जो हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट के एम्बिट में आ जाएंगे। दिस विल बी द फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम एज वेल। आगे मूव करते हैं। इसके पहले कोई और गवर्नमेंट थी क्या, उसने ट्राई किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने 1999 से 2004 के बीच में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्राइवेटाइज करने का या डिसइन्वेस्टमेंट करने का किया था प्रयास। लेकिन इनके साथ एक बात ये थी कि ये जो प्रयास करते थे एक्चुअली में ये करते थे केस बाय केस बेसिस पे, दे वर डूइंग इट ऑन केस बाय केस बेसिस। बट नाउ इस बार क्लियर कर दिया गया कि बेयर मिनिमम प्रेजेंस को छोड़ करके बाकी सब प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। नीति आयोग हैज बीन इंटरेस्टेड विद struggling which public sector firm in strategic sector should be retained and which should be considered for privatization, which should be considered for merger and which should be considered for subsidization or which should be simply closed, ठीक है ना। तो ये काम जो है नीति आयोग को दे दिया गया। नाउ लेट्स सी क्या होता है। आगे मूव करते हैं, कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग एंड इट्स चैलेंजेस। अब अभी हुआ क्या है, रिसेंटली द सेंटर वांट्स टू रिफॉर्म कंट्रीज लैंड मार्केट। अब कंट्री जो है वो लैंड मार्केट को भी रिफॉर्म करना चाहती है। नीति आयोग जो है उसने लैंड रिफॉर्म्स के लिए एक मॉडल बिल बनाया है, लैंड रिफॉर्म्स के लिए मॉडल बिल बनाया है, जिसमें कि उन्होंने कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटल्स की बात की है। क्या होता है प्रेजेंट सिस्टम और कैसे कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटल्स डिफरेंट है, मैं आपको बता दूं। प्रेजेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम पट्टा बोलते हैं। खसरा और खतौनी अगर आपने सुना है, अगर नहीं सुना तो आप एक बार अपने घर में पापा मम्मी से पूछेगा कि पिताजी मम्मी जी खसरा क्या होता है, या जो लोग गांव से जुड़े हैं उनको पता होगा खसरा खतौनी के बारे में, तो ये आप एक बार पूछ लीजिएगा। तो पट्टा होता है, पट्टे के बारे में जानकारी रहती है, जितने आपकी ज़मीन रहती, संपत्ति रहती है, उसका एक प्रॉपर नंबर मेंटेन किया जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है, खसरा उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज अवेलेबल टू एवरीवन जिसका थोड़ा भी लैंड होगा। अगर इनफैक्ट आपका शहर में भी घर होगा और वो लैंड अगर आपका होगा तो आपके पास उसका नंबर होगा, उसका प्रॉपर खसरा रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे अभी ये वाला सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑथर का ये कहना है कि जो ये सिस्टम है ये पास्ट ट्रांजैक्शन से डिटरमाइन करता है आपकी इन्फॉर्मेशन को। ऑब्वियसली बात है, आपके पुराने रिकॉर्ड देखे जाते हैं, कोई एक रिकॉर्ड कहीं पे मिस हुआ तो आपकी पूरी चेन मिस हो गई, फिर वो आपको डाउट क्रिएट कर देती है, ठीक है ना। इनहेरिटेंस में काफ़ी दिक्कत होती है फिर ऐसे में। वहीं पे जो आपका कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं दे डेजिग्नेट एक्चुअल ओनरशिप। लैंड रिकॉर्ड्स में एक्चुअल ओनरशिप डेजिग्नेटेड रहती है और इसको कोई और क्लेम नहीं कर सकता। मतलब अगर क्लेम करेगा भी तो वो गवर्नमेंट से क्लेम करेगा, आपसे नहीं। जैसे अभी खसरा खतौनी वाला जो सिस्टम है, पट्टे वाला सिस्टम है, उसमें कई बार दूसरे उसमें विवाद करने आ जाते हैं, दूसरे लोग भी विवाद उत्पन्न करते हैं। तो फिर आपका तहसील में पटवारी होता है एक व्यक्ति, एक नायब तहसीलदार होता है, एक तहसीलदार होता है, इस लेवल पे अलग अलग लोग होते हैं जो कि ये फिर काम करते हैं। फिर आपका ओनरशिप जस्टिफाई किया जाता है, प्रूफ किया जाता है, उसके बाद फिर आपकी ओनरशिप प्रूव होने के बाद आपको लैंड मिलता है। लेकिन जो ये टाइटल है, कॉन्क्लूसिव टाइटलिंग है, इसमें आपका नाम बाकायदा गवर्नमेंट लिख के देता है। और अगर आपको किसी को उसमें दिक्कत है, अगर कोई इस पर क्लेम करता है तो उसको आपसे नहीं बल्कि सरकार से उससे लड़ना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। वंस द टाइटल इज ग्रांटेड एनी अदर क्लेमेंट विल हैव टू द सेटल द डिस्प्यूट थ्रू गवर्नमेंट। उसको गवर्नमेंट के साथ ये सेटलमेंट डिस्प्यूट करेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। एंड वंस अ टाइटल इज ग्रांटेड, मैंने आपको बता दिया है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो कि है रिगार्डिंग द कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटल्स। Right now, because land titles are based on transactions, people have to keep the entire chain of transaction record। अब ऑब्वियस सी बात है, जब अभी ट्रांजेक्शन पुराना ट्रांजेक्शन देख करके यानी पुराने पूरे लैंड के उसको देख करके आपको बताया जाता है कि आपका लैंड है या नहीं, तो आपको पुराने पूरे लैंड रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ते हैं अभी तक। लेकिन जब कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटल्स हो जाएंगे तो फिर ये पूरा रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द आइडिया इज टू प्रमोट द एक्टिव लैंड मार्केट। आइडिया क्या है, एक्टिव लैंड मार्केट को प्रमोट करने की जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो ऑथर है उसने कुल मिलाकर ये कहा है कि जो अभी तक एम्बिग्यूटी रहती थी ओनरशिप में, कई बार एम्बिग्यूटी आ जाती थी ओनरशिप में, तो ये कंक्लूसिव लैंड राइट्स मिलने के बाद ये चीज़ हट जाएगी। दिस विल नॉट बी द केस एनी मोर, ठीक है ना। अब इसके लिए किया क्या जाएगा, किया ये जाएगा, द बिल सर्कुलेटेड बाय नीति आयोग इन 2020 कॉल्स फॉर
लैंड अथॉरिटीज टू बी सेटअप, लैंड अथॉरिटीज बनाई जाएंगे हर स्टेट में, ठीक है ना। और गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, गवर्नमेंट एक टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बनाएगा, हु विल प्रिपेयर एंड पब्लिश अ ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ लैंड टाइटल्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्या करेगा टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, क्या करेगा प्रिपेयर एंड पब्लिश द ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ ट्रेड ऑफिसर, पब्लिश अ ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ लैंड टाइटल, सॉरी ट्रेड ऑफिसर मैंने बोल दिया, लैंड टाइटल्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो वही वाली बात है जो यहाँ पे लिखा है, दिस विल बी कंसिडर्ड अ वैलिड नोटिस टू ऑल पोटेंशियल क्लेमेंट्स इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी। जो लोग भी वहाँ पे कोई अगर प्रॉपर्टी के बारे में आ गया, ड्राफ्ट में आ गया, तो जो भी लोग क्लेम करना चाहते हैं वो सब बता सकते हैं। अगर मान लो जिसका व्यक्ति के पास रिकॉर्ड प्रॉपर होंगे, सिर्फ वही क्लेम करेगा, जिसकी प्रॉपर्टी की सिर्फ वही क्लेम करेगा। अब अगर एक बंदे ने क्लेम किया तब तो उसका नाम आ गया एज इट इज, मान लो 2-3 बंदों ने क्लेम कर दिया अगर, तो फिर उसके बाद जो टीआरओ है वो उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को देखेगा और फिर वो लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर के पास रेफर करेगा केस को, अगर रेजोल्यूशन के लिए भेजना है तो। और फिर उसके बाद आपका केस जो है वो मतलब कि सस्पेंड होगा, आपका केस फिर समाप्त होगा जब वहाँ पे लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर उसको देख लेगा और जब वो जजमेंट देगा फाइनल तो आपका केस सस्पेंड होगा, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच विल बी हैपनिंग नाउ। एंड डिफिकल्टी क्या है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि सबसे पहले जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेटेड ही नहीं है, कई जगहों पे अभी भी गांव की ज़मीन है लेकिन एक्चुअली में शहर हो गया है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेटेड नहीं है, रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज, प्रॉपर जो ये सारी चीज़ें हैं ये अभी भी नहीं है। एंड लैंड रिकॉर्ड्स आर ऑफन इन द नेम ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द करेंट ओनर, ठीक है ना। लैंड रिकॉर्ड्स आज भी कई जगह पे ऐसे हैं जो कि ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर है या फिर करंट ओनर के नाम पे है ही नहीं, ठीक है। अब करंट ओनर के पास अगर कोई प्रूफ नहीं है इनहेरिटेंस का तो इससे क्या होगा कि वो प्रूफ नहीं कर पाएगा। अब अगर वो अपनी ओनरशिप प्रूफ नहीं कर पाएगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अपडेटेड रिकॉर्ड नहीं होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस जो कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटल्स है उसके बीच में आने वाली। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।